मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विकास और जो आधुनिकरण है इसका पार्ट 2। ध्यान रखिए, हम राजनीतिक आधुनिकरण को पढ़ चुके हैं। इस क्लास में स्पेशली हम ध्यान देंगे हमारा जो मुख्य विषय है इस क्लास में। तो देखो, इस क्लास में सामान्यतः हम बात करेंगे क्या, किसकी, विकास ना। स्पेशली इसको कहा जाता है राजनीतिक विकास। तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये राजनीतिक विकास क्या होता, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या ये अवधारणा है, क्या इसको कहते हैं ना, कैसा कैसा इसका आगे विकास हुआ और किन किन चीजों को हम राजनीतिक विकास में शामिल करते हैं। बेसिकली जो विकास शब्द है ना, ये अर्थशास्त्र का शब्द है। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में हमेशा विकास की बात करी जाती है। तो ये जो विकास है ये अर्थशास्त्र का शब्द है ना। वहाँ मतलब होता है कि लगातार संसाधनों का दोहन करके कुछ नई चीजों को बनाया जाना, तो वहाँ विकास होता है। तो हम जब राजनीति में विकास को जोड़ देते हैं तो इसी को हम नाम दे देते हैं राजनीतिक विकास। ठीक है। अगर सामान्य शब्दों में देखो आप, साधारण शब्दों में, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ साधारण शब्दों में। अगर आप देखो कि राजनीतिक विकास क्या होता है, साधारण शब्दों में हम अब देख रहे हैं राजनीतिक विकास को, है ना। तो देखो, साधारण शब्दों में मतलब होता है राजनीतिक विकास का, देखो, लोकतंत्र का विकास। राजनीतिक विकास क्या मतलब, इसका मतलब होता है लोकतंत्र का विकास होना। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लोग वोट डालने में भाग ले रहे हैं, लोगों को अपने अधिकार, समानता, न्याय, स्वतंत्रता सब प्राप्त हो रही है, लोग अपनी स्वतंत्रता से शांति से जीवन कर रहे, जी रहे हैं, राज्य कम हस्तक्षेप कर रहा है, तो मतलब ठीक है, राजनीति का विकास हो रहा है। उदारवादी मानते। तो लोकतंत्र का विकास होना, है ना, बढ़ती जन सहभागिता। जन सहभागिता मतलब जनता की भागीदारी बढ़ना राजनीति में। ठीक है, इसको राजनीतिक सहभागिता भी कहते हैं। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं मतलब जितनी भी होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनसे संबंधित सुशासन से लेकर जितने चुनाव आयोग, है ना, इसके अलावा जो लोकपाल भी हम बना रहे हैं, ये भी राजनीतिक संस्था है। तो ऐसी जितनी चीजें बना रहे हैं जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा ऐसी संस्थाएं बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, राजनीति का विकास हो रहा है। उतनी राजनीति बढ़ रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, उतना लोकतंत्र बढ़ रहा है ना। तो इससे भी पता चलता है हमको कि राजनीतिक क्या हो रहा है, राजनीतिक विकास हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे जन जागरूकता। लोग जितना जागरूक होते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, जितना राजनीति में सहभागिता करते हैं, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जागरूक जागरूक होते हैं, तो उतना विकास होता है राजनीति का। ठीक है। इसके अलावा संचार, इसको कहते हैं राजनीतिक संचार। राजनीति में जितनी पारदर्शिता होती है, राजनीति की जितनी बातें खुले रूप में सामने आती है और जितनी बातें होती है, तो इससे यही मतलब निकलता है कि राजनीति का ज्यादा विस्तार हो रहा है। तो इसको कहा दिया जाता है कि राजनीति का विकास हो रहा है ना। तो ये मैंने आपको आम भाषा में समझाई, तो आप समझेंगे राजनीतिक विकास का मतलब होता है कि लोकतंत्र का विकास होना, लोगों की जन सहभागिता बढ़ना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का बढ़ना, जन जागरूकता का बढ़ना, राजनीतिक संचार का बढ़ना। मतलब किसी भी माध्यम से जब राजनीति का क्षेत्र बढ़ता है, मानव के जीवन में राजनीति ज्यादा बढ़ रही है, लोग राजनीति के प्रति अवेयर हो रहे हैं, तो इसी को हम कह देते हैं क्या, कि राजनीति का विकास हो रहा है। तो ये मतलब होता है राजनीतिक विकास का। ठीक है। अब राजनीति है, एग्जामिनर ये तो पूछेगा नहीं आपसे, मैं चाहे कितनी कहानी बता दूं, तो कहानी नहीं देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। अब आते हैं कुछ विचारकों के अनुसार परिभाषा समझते हैं विचार की, है ना। तो इसको हम हेडिंग देंगे मुख्य परिभाषा। ठीक है। अब यहाँ क्या देखेंगे, मुख्य परिभाषा। तो हमारे एक विचारक हुए जिनका नाम है मैकेंजी। तो मैकेंजी महोदय ने क्या कहा है विकास को लेकर, है ना, मैकेंजी। तो हम मैकेंजी महोदय की परिभाषा देख लेते। इन्होंने कहा है जो राजनीतिक विकास होता है, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, कि जो राजनीतिक विकास होता है यह उच्च स्तरीय राजनीतिक विकास, उच्च स्तरीय अनुकूलन को, उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है ना। उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है। मतलब कैसे हम राजनीति के हिसाब से पूरे के पूरे वातावरण के और लोगों के व्यवहार को चेंज करें,
लोग बड़े स्तर पर राजनीति में भाई सहभागिता करते हैं, इसी को राजनीतिक विकास कहते हैं, है ना। जैसे रोज लोग और संस्थाएं राजनीति के सब चीजें अनुकूल हो रही है तो मतलब सीधा सा है कि राजनीति का विकास हो रहा है। ये बात कही हमारे मैकेंजी महोदय ने, ठीक है। इसके अलावा एक विचारक हुए दूसरे, जिनका नाम है आइजनस्टाइन। इनका नाम है आइजनस्टाइन। आइजनस्टाइन महोदय क्या कहते हैं राजनीतिक विकास को लेकर? तो देखो, इनके अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था की, एक राजनीतिक व्यवस्था की, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन मांगों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता का संस्थाकरण प्रबंध मानता है। इन्होंने बड़ी डिफिकल्ट परिभाषा दी है राजनीतिक विकास की। ये कहते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन मांगों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता का संस्थाकरण प्रबंध मानता है ये विकास को, है ना, संस्थाकरण प्रबंध मानता है विकास को। मतलब कि देखो, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें एक देश का पूरा राजनीतिक सिस्टम सब आ जाता है व्यवस्था में, ना, पूरी विधायिका, न्यायपालिका व्यवस्था, राजनीतिक दल और मतदाता और राजनीतिक मांगे, राजनीतिक संचार, सब। तो एक पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें जो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, है ना, तो उन परिवर्तन की मांग होते रहती है, तो उन परिवर्तन मांगों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता, मतलब राजनीति में जो भी नई परिवर्तन की मांग होती है और जनता उनको स्वीकार कर रही है, उन परिवर्तनों को कर रही है, तो राजनीति का विकास होते चला जा रहा है। देखो, राजनीति बदलते चली जा रही है और उनका संस्थाकरण का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे देखो, इसको ऐसा समझो, पहले राजनीति चल रही थी, सब अंधा कानून चल रहा था, सरकार किसी को कोई जानकारी नहीं देती थी सूचना के बारे में कि कितने रुपए का कोई विकास कार्य हुआ, कितना टेंडर हुआ, कितना खर्चा लगा, कितना पैसा बचा, कुछ नहीं देती थी। पर धीरे धीरे जब राजनीति का विकास होने लगा तो इसको कहते हैं पारदर्शिता आई, सुशासन जब आया तो हमने नागरिक चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें बनाई। तो इनको पूरा करने के लिए राजनीतिक संस्था बनाई, है ना, कि हमको जानकारी चाहिए तो सरकार को अब लोगों को जानकारी देनी पड़ी, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया, है ना, क्योंकि जनता का पैसा लगता है तो सरकार ने इसके लिए संस्था बनाई और भ्रष्टाचार वगैरह रोकने के लिए लोकपाल जैसी संस्था बनाई। तो आप देख रहे हो, लोगों ने नई मांग की, उसको सरकार ने आत्मसात किया, और जब नई मांग को आत्मसात किया तो उसके लिए प्रबंध के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, लोकपाल जैसी व्यवस्था बनाई। तो देखो, राजनीति कैसी बढ़ गई, एक नया क्षेत्र राजनीति में आ गया। तो इसको कहा जाता है राजनीति का विकास होना, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विचारक देख लो, जिनका नाम है माइनर वियर, माइनर विनर, है ना, इनका नाम सुना होगा, मुख्य है, इन्होंने भारत का अध्ययन किया इसलिए इनको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक विकास होता है, शॉर्टकट में देखेंगे, ये कहते हैं राजनीतिक विकास क्या होता है। तो इन्होंने सिंपल सा बताया कि राजनीतिक विकास इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक आधुनिकरण क्या, नई नई चीजें अपनाते रहना राजनीति में, लोगों की चेतना में नया परिवर्तन। तो इसका मतलब होता है राजनीतिक आधुनिकरण प्लस राजनीतिक संस्थायन, या आप कहेंगे राजनीतिक संस्थायन। बेसिकली ये इनने बहुत बड़ी परिभाषा में यही समझाया है कि राजनीतिक विकास का मतलब यही होता है कि जो नई नई मांगे होती है, राजनीति में आधुनिकरण हो रहा है, राजनीति में बदलाव होता है, जैसे दबाव समूह, ये सब भी अब राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो पारदर्शिता आ रहा है, सुशासन आ रहा है, ई गवर्नमेंट आ रहा है, ये राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। तो राजनीतिक आधुनिकरण हो गया, और इन आधुनिकरण को लाने के लिए हम जो संस्था बना रहे हैं, ई गवर्नेंस के लिए जैसे एक पूरा का पूरा विभाग बनाएंगे जो उसको देखेगा, ठीक है,
जैसे पहले आपको अगर एक डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता था जाति प्रमाण पत्र, तो आपने देखा होगा वकील के थ्रू बनाना पड़ता था या निगम से बनाना पड़ता था, पैसे सब कुछ खर्च होता था। अभी जब से ई गवर्नेंस आता है, एक उन्होंने लोकसभा केंद्र बना दिया, आप वहां जाइए, सब चीजें दे दिए, ऑटोमेटिक बनकर आ जाता है। तो इसके लिए संस्था बनाई उन्होंने, बकायदा लोक सेवा केंद्र बनाया। तो देख रहे हो, तो राजनीतिक आधुनिकरण के साथ उसका संस्थायन करना, उसको संस्था में बदल देना, तो राजनीति में कुछ नई चीजें ऐड हो जाती है। तो इसी को हम कह देते हैं राजनीतिक विकास। ठीक है। एक और व्यक्ति देखो, हंटिंगटन, बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि विचारक है इसलिए इनकी भी परिभाषा देख लो। हंटिंगटन, हंटिंगटन महोदय ने क्या है कहा है राजनीतिक विकास को लेकर? तो इन्होंने कहा है जो राजनीतिक विकास होता है वो क्या होता है? तो राजनीतिक सहभागिता, इन्होंने कहा है राजनीतिक सहभागिता, है ना, मतलब राजनीति में सहभागिता करना प्लस राजनीतिक, वही राजनीतिक संस्थाकरण, है ना। जैसे जैसे लोग राजनीति में सहभागिता करते हैं और उसके लिए जो जो नए नए संस्था और संगठन बनते चले जाते हैं, हंटिंगटन जी कहते हैं इसी को राजनीतिक विकास कहते हैं। इसके अलावा एक और विचारक देख लीजिए जिनका नाम है फ्रांसीसी फुकुयामा। इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं आप, फ्रांसीसी फुकुयामा का। कौन व्यक्ति है? जिन्होंने उदारवाद की विजय की घोषणा की है ना, ये वो व्यक्ति। इन्होंने क्या कहा है कि जो राजनीतिक विकास होता है, तो राजनीतिक विकास क्या होता है इनके अनुसार? इन्होंने कहा है राजनीतिक विकास इज इक्वल टू सशक्त राज्य, सशक्त राज्य प्लस विधि का शासन। जहां सशक्त राज्य होता है, मजबूत राज्य जो होता है, जहां कानून या विधि का शासन होता है, प्लस उत्तरदायी शासन, है ना। उत्तरदायी शासन मतलब शासन जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो इन्होंने कहा जहां सशक्त राज्य होता है, विधि का शासन होता है, उत्तरदायी शासन होता है, इसी को कहते हैं राजनीतिक विकास, है ना। तो बहुत आसान भाषा में मैंने केवल 3 चीजों में आपको ये समझा दिया। ये होता है राजनीतिक विकास। तो आप समझ गए, लोगों की भागीदारी या राजनीति में जो जो नई मांगे होती है इनके अनुसार राजनीति में परिवर्तन कर देना, यही कहलाता है राजनीतिक विकास। अब यहाँ देखो, जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक विकास के साधन क्या है, मतलब किन लोगों के माध्यम से राजनीतिक विकास होता है? तो आप पाओगे सबसे पहले राजनेता, क्योंकि यही नई नई मांगों को जनता के सामने रखते हैं या जनता की नई मांगों को स्वीकार करते हैं, उनके आधार पर वोट मांगते हैं, और जब वोट इनको दिया जाता है तो उसी के आधार पर ये परिवर्तन लाते हैं ना। तो ये सबसे बड़े माध्यम या साधन होते हैं। दूसरा साधन होते हैं दल, है ना, लिख देता हूं भाई आपको अच्छे से, राजनीतिक दल, है ना। दूसरा साधन क्या होते हैं? तो आप देखोगे राजनीतिक दल इसका दूसरा साधन होता है। तीसरा साधन क्या होता है जो राजनीतिक विकास को लेकर आता है? तो वो होता है नौकरशाही, है ना। लगातार जो जो नई नई मांगे आती है, आपको पता है नौकरशाही के समक्ष ही आती है, ये भी ऊपर बताते हैं। और परिवर्तन जो भी होता है नौकरशाही करती है, इन्हीं की वजह से राजनीतिक विकास होता है। कानून भी यही बनाने की पूरा का पूरा उसका मसौदा तैयार करते हैं, है ना। तो नौकरशाही वो साधन होती है जो राजनीतिक विकास को करती है। इसके अलावा सेना, सेना के द्वारा कार्य कर, पुलिस और सेना की सहायता ली जाती है, तो इससे राजनीतिक विकास होता है। इसके अलावा मीडिया, है ना, मीडिया तो सबसे बड़ा साधन है जो लोगों को जागरूक करती है राजनीति के प्रति। ध्यान से देखिए इस नेता के चेहरे को, है ना, क्या देश बेचने वाले हैं या भ्रष्टाचार का सम्राट, चोर, इनकी हेडिंग। जनता को कोई मुद्दा ऐसा बताएंगे जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली है ना, किसकी होगी सत्ता, इनकी हेडलाइन ऐसे बनाते हैं और लोगों को जो जोड़ के रखते हैं। तो राजनीति इनका प्रचार करती है लोगों के बीच में। तो बेसिकली ये अर्थ होता है हमारे राजनीतिक विकास का। अब एक चीज देखिए, राजनीतिक विकास हुआ कैसे, है ना। तो एक एक विश्वविद्यालय है जिसने राजनीतिक विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको देखते हैं। तो देखो फिर क्या हुआ, है ना, एक विश्वविद्यालय हुआ दुनिया में जिसको हम कहते हैं प्रिंसटन विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, है ना। इसने क्या किया, ये जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय है, इसने प्रेस के 5
राजनीतिक विकास विषय पर प्रकाशित ग्रंथ। मतलब ये जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय थे, यहाँ के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे जो राजनीतिक विकास से संबंधित थे। इन्होंने विकास का बहुत अध्ययन किया, विकास करने में इन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। मतलब राजनीतिक विकास के अध्ययन में बहुत ज्यादा इन विचारकों ने लिखा, है ना। तो इनके प्रसिद्ध 5 ग्रंथों को देखते हैं जिसके माध्यम से राजनीतिक विकास के तत्व हमको दिखाई देते हैं। तो ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के 5 सबसे बड़े ग्रंथ देखिए जो राजनीतिक विकास पर लिखे गए, जिसके माध्यम से राजनीतिक विकास का विकास हुआ है। तो पहला जो ग्रंथ है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजनीतिक विकास को बढ़ाने में, है ना। तो पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ये है कम्युनिकेशन। पहला ग्रंथ है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये किताब किसने लिखी, ये लिखी लुसियन पाई ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये ग्रंथ हमको इसमें राजनीतिक विकास की बात मिलती। इसके अलावा दूसरा जो ग्रंथ है, इसका नाम है ब्यूरो ब्यूरो ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये लिखा है ला पोलोम्ब्रा। ठीक है, लॉ पोलोम्ब्रा ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसके अलावा प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है एडुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये कॉलमैन ने लिखा है। ये राजनीतिक विकास से संबंधित है। अगर मैं आपको सन भी बात बताते चलूं तो कोई बुराई नहीं होगी। ये 1963 में लिखा गया, ये भी 1963 में लिखा गया, ये 1965 में लिखा गया। अगला चौथा जो ग्रंथ है वो है पॉलिटिकल कल्चर। ये नाम सुना होगा आपने, पॉलिटिकल कल्चर। एक ही व्यक्ति इससे संबंधित है। एंड पॉलिटिकल, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये डेवलपमेंट। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति, तो आपको नाम याद हो गया। जहां भी पॉलिटिकल कल्चर की बात आती तो ये है लुसियन पाई। ठीक है, प्लस कौन, हमारे जो मेन सिडनी बर्बा। इनके बिना तो आप बात ही नहीं कर सकते राजनीतिक संस्कृति की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विचारक। अगले जो 5वीं बुक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। किसने लिखी है किताब, तो पता है आपको, माइनर वियर, है ना, माइनर विनर प्लस एक व्यक्ति और इनके साथ में लॉ पालम्बरा। ठीक है, लॉ पालम्बरा। अच्छे से लिख देता हूं, आपको देखने के काम आएगा। लॉ पालम्बरा और माइनर वियर। तो ये 5 किताबों में हमको राजनीतिक विकास की बातें मिलती है ना। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका सबसे ज्यादा जो उदय या विकास हुआ वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हुआ। ये यूएसए में है। ठीक है, जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय ये कहाँ है, ये यूएसए में है। इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक विकास की बात हुई, है ना। और यहीं पर ना इसी विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रोफेसर हुए। तो ये जो प्रोफेसर हुए, इन्होंने अलग अलग देशों में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, देखो, तो ये जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने अलग अलग देशों में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया। वो भी देख लो, अध्ययन देश, है ना। तो देखो, माइनर विनर इन्होंने किसका अध्ययन किया, इन्होंने इंडिया का अध्ययन किया, है ना।
ठीक है, इंडिया का। इसके बाद में दूसरे है लियोनार्ड विंडर। लियोनार्ड विंडर ये जो महोदय है, इन्होंने अध्ययन किया, बाइंडर या विंडर भी आप इनको कहते हैं, ठीक है, बाइंडर या विंडर, इन्होंने पाकिस्तान प्लस ईरान इनका अध्ययन किया। इसके अलावा तीसरा आप देखोगे, ये जो हमारे महोदय जिनका नाम है ला पोलम्बरा, ठीक है, लॉ पोलम्बरा, इन्होंने इटली का अध्ययन किया, राजनीतिक विकास कैसे हो रहा है वहां, है ना। इसके बाद में जेम्स कॉलमेन थे, इतना जानना जरूरी नहीं है, हमको इंडिया का पता होना चाहिए, इन्होंने नाइजीरिया का अध्ययन किया, ठीक है। डेविड एप्टर, इन्होंने युगांडा का अध्ययन किया, ठीक है। अब एक और नाम जान लो, लुसियन पाई। लुसियन पाई महोदय, इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया, तो इन्होंने बर्मा, जो हमारा म्यांमार है, बर्मा का अध्ययन किया, ठीक है। और यहाँ राजनीतिक विकास को इन्होंने समझने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ और विचारक हुए, जैसे देखो फेडरिक्स, है ना, रिक्स हमारे एक विचारक हुए, इन्होंने चाइना का अध्ययन किया। इसके साथ में श्रीलंका, जो श्रीलंका है उसका अध्ययन किया, और थाईलैंड का अध्ययन किया, ठीक है। इन जगह का रिक्स ने अध्ययन किया। तो इन बहुत सारे अल्प विकास वाले राज्यों का अध्ययन करके इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक विकास के पता लगाने की कोशिश की, ठीक है। इनका इस चीज में बड़ा योगदान है, क्योंकि इनने अध्ययन थर्ड कंट्रीज का किया था, मतलब जो विकासशील देश है, इनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड का इन्होंने अध्ययन किया, पर इनकी जो अध्ययन पद्धति कैसी थी, इनका नजरिया पूंजीवादी था, पूंजीवादी नजरिए से, है ना। थर्ड वर्ल्ड का इन्होंने पूंजीवादी नजरिए से अध्ययन किया, ठीक है। तो हम मुख्यतः राजनीतिक विकास में इन विचारकों को पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर देखते जो राजनीतिक विकास है, निम्न विद्वानों का इसमें योगदान है ना। और पूरे के पूरे राजनीतिक विकास में हमको इन्हीं विचारकों को पढ़ना है, जिसमें से आप देखोगे पहला लुसियन पाई, ठीक है। अगला, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अगले विचारकों को, वो है गेब्रियल आमंड, इनके विचारों को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रोस्टो के विचार को पढ़ेंगे, ठीक है, इन्होंने अपनी बात कही राजनीतिक विकास पे। ऑर्गेन्स्की के विचारकों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेन्स्की के विचार को पढ़ेंगे। इसके अलावा हंटिंगटन के विचार को देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है राजनीतिक विकास को लेकर। फिर रिक्स के विचार देखेंगे, ठीक है, फेडरिक्स के विचार देखेंगे। इसके अलावा एक और विचारक है जिनका नाम है आइजनस्टाइन, इनके विचारों को भी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बात कही है राजनीतिक विकास पर। इनका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक विकास के अध्ययन में। अब देखते हैं जो पहले विचारक हैं, इनसे शुरू करते हैं राजनीतिक विकास को। तो पहले हमारे महत्वपूर्ण विचारक है लुसियन पाई। इन्होंने क्या कहा है राजनीतिक विकास को लेकर, इनके विचारों से हमको पता चलेगा, ठीक है। इनको पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है किसका, जो राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत है, राजनीतिक विकास सिद्धांत का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया राजनीतिक विचारकों के विकास में। अपनी इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें सिद्धांत दिया, जिसका नाम है आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन्होंने 1966 में लिखी। इसमें विस्तार से राजनीतिक विकास के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक विकास क्या है, इन्होंने कहा राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव,
संस्कृति का फैलाव, राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव है तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को, जीवन के पुराने प्रतिमानों को तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। ना? तो राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव है, मतलब राजनीतिक विकास क्या है, जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसी का फैलाव हो जाता है, और इसके माध्यम से हम जो जीवन की पुरानी प्रथा या पुरानी मान्यता है उनको नई में बदल देते हैं। यही विकास हो जाता है कि पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों को ले आना। तो इसी की बात यहाँ पर हमारे पाई महोदय ने कही है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक विकास को परिभाषित किया। और बहुत सारे विचारकों ने जो अलग अलग विचार दिए थे राजनीतिक विकास को लेकर, ये उनकी भी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए राजनीतिक विकास पर क्या है। तो लुसियन पाई ने आलोचना की, पाई द्वारा आलोचना, पाई द्वारा आलोचना पूर्व शर्त की। ठीक है, इसको कहेंगे पूर्व शर्त की आलोचना। बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, है ना, आलोचना किसकी, पूर्व शर्त की, पूर्व शर्त की। कि बहुत सारे विचारकों ने जब राजनीतिक विकास की परिभाषा दी तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, कुछ पूर्व शर्त निर्धारित कर दिया, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे देखो यहां लिख देता हूं मैं, एक विचारक इन्होंने कहा राजनीतिक विकास पूर्व शर्त है, पूर्व शर्त है। एक विचारक ने बात कही, तो देखो किसकी शर्त है, तो इनने कहा आर्थिक विकास की। पॉल बरान करके व्यक्ति है, इनका मानना था कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास पूर्व शर्त है किसकी, राजनीतिक विकास की। तो ये मान्यता थी किनकी, पॉल बरान महोदय की, कि भैया ये राजनीतिक विकास क्या है, तो इन्होंने कहा था कि ये पूर्व शर्त है किसकी, आर्थिक विकास की। तो पाई इसको नहीं मानते, पाई इसकी आलोचना करते। फिर ये सेम बात कही कि राजनीतिक विकास पूर्व शर्त है किसकी, औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास की। ये बात किसने कही, तो ये कही रास्टो ने, है ना। तो इन्होंने औद्योगिक विकास को पूर्व शर्त माना, तो इसकी भी आलोचना करते। अगली यही बात कही कि विकास, राजनीतिक विकास पूर्व शर्त है किसकी, राजनीतिक आधुनिकीकरण की, आधुनिकीकरण की। किसने बात कही, कॉलमेन ने। तो इसकी भी आलोचना करते हैं हमारे लुसियन पाई। इसके अलावा फिर किसी ने कहा कि राजनीतिक विकास पूर्व शर्त है किसकी, तो भाई इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक व कानूनी विकास है उसकी पूर्व शर्त है। तो ये इसकी भी आलोचना करते, ये कहा था मैक्स वेबर ने, है ना। तो इन्होंने उसकी भी आलोचना की। ठीक है, किसी ने कहा कि राजनीतिक जो विकास है वो पूर्व शर्त है किसकी, पूर्व शर्त है भैया, तो इन्होंने कहा लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र की पूर्व शर्त था, ये कहा लॉ पालम्ब्रा ने। तो इसकी भी आलोचना पाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले एक विचारक ने कहा कि राजनीतिक विकास पूर्व शर्त है किसकी, तो इन्होंने कहा राष्ट्र राज्य बनाने की, राष्ट्र राज्य बनाने की। तो इसकी भी आलोचना की, ये एडवर्ड सिल्प ने कहा था, एडवर्ड सिल्ज ने कहा था, सिल्ज ने, है ना। तो लुसियन पाई इन सब की आलोचना को नकार देते हैं भैया कि ऐसा कुछ नहीं है, है ना। राजनीतिक विकास अलग चीज है। राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा राजनीतिक विकास का मतलब एक संस्कृति का फैलाव है कि हम पुराने प्रतिमानों को नए में बदल दे। ऐसा नहीं कि किसी की पूर्व ऐसा लोकतंत्र आएगा तभी राजनीतिक विकास आएगा। उन्होंने कहा नहीं, हर तरीके से राजनीतिक विकास आता है। तो ये इतने विचारकों की उन्होंने आलोचना की। इसी बहाने आपको पता चल गया था किस विचारक ने राजनीतिक विकास के संबंध में क्या बात कही है ना। यहां तक क्लियर हो गया आपका। राजनीतिक विकास की इतने सारे विचारकों ने परिभाषा दी, तो इस परिभाषा में सभी ने एक पूर्व शर्त रख दी। तो कोई एक निश्चित परिभाषा दे ही नहीं पा रहा है, जो व्यक्ति जैसा देख रहा है उसको अपनी परिभाषा दे रहा है। तो इसको नाम दिया, याद रखिएगा, लुसियन पाई ने इसको क्या कहा पता है,
इसको कहा परिभाषा की समस्या, है ना, परिभाषा की समस्या कहा इसको। आलोचना की, इतनी परिभाषा की, कहा ये इतना कुछ नहीं होता, इसको कहा परिभाषा की समस्या, जिसको इन्होंने कहा विकास का सिंड्रोम, विकास सिंड्रोम, है ना, कि मतलब डेवलपमेंट सिंड्रोम, कि कोई एक परिभाषा नहीं दे पा रहा। सोचो इतने विचारक है, सब विचारक अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, तो भाई है क्या ये राजनीतिक विकास है क्या? तो जो ये फिर इन्होंने परिभाषा दी अपनी वाली, वही है ना कि क्या परिभाषा दी थी इन व्यक्ति ने? इन्होंने कहा था राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव है तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नए प्रतिमानों के अनुरूप ढालना, ये राजनीतिक विकास है ना। तो ये बाकी लोगों ने दुनिया भर की परिभाषा जो दी, इसको इन्होंने क्या कहा? विकास सिंड्रोम, है ना, या परिभाषा की समस्या इन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहा लुसियन पाई ने। इसके बाद में लुसियन पाई बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया। इन्होंने जो अपनी बुक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ब्रिटेन की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, और अध्ययन के माध्यम से इन्होंने एक बात बताई। क्या बताया? राजनीतिक विकास के संकट। इन्होंने बताया राजनीतिक विकास के संकट, है ना। ये किसमें बताया इन्होंने? इन्होंने ब्रिटेन का अध्ययन किया, ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वहां का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया, है ना। अध्ययन करके अपनी बुक, इन्होंने जो अपनी बुक लिखी जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने जो 6 संकट की पहचान की, 6 संकट की पहचान, कि जो राजनीतिक व्यवस्था है ना उसमें इस तरीके के 6 संकट आते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था इन 6 संकटों से पार पाले, है ना, संकटों से पार अगर पाले तो उनका राजनीतिक विकास हो जाता है, पार पाले तो राजनीतिक विकास हो जाएगा, है ना। तो 6 संकट कौन से हैं जिनकी पहचान की? तो देखो 6 संकट, ठीक है, राजनीतिक विकास के 6 संकट। तो 6 संकट कौन से इन्होंने बताए? ठीक है, ये ब्रिटेन के लिए इन्होंने बताया, या ब्रिटेन का अध्ययन किया था, ठीक है। वहां के इन्होंने क्या बताया कि कोई अगर राजनीतिक व्यवस्था 6 संकटों की पहचान कर ले और उनको दूर करे तो वहां राजनीतिक विकास हो जाएगा। तो पहला क्या संकट होता है? पहला होता है पहचान का संकट। पहचान का संकट यानी कि इसको कहा जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना। किसी भी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है पूरी की पूरी, उसको एक जो सबसे बड़ा संकट होता है वो किस बात का होता है? तो होता है पहचान का संकट, है ना। कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो उसका विकास हो रहा है, जो उसका संस्थायन हो रहा है, कम से कम उनका विकास हो तो उनको पहचान तो मिले, है ना। देश की बजाय लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना तो हो। जब लोग राष्ट्र को प्रेम करेंगे, उन सब चीजों को समझेंगे, तो व्यवस्था की पहचान होगी, ठीक है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था की जो भी चीजें है ना, उनको ये पहचान देने की बात करते हैं कि देश देश जैसे राष्ट्रगान हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, तो उसकी चीजें, उसके अंग है, हम सबका अगर महत्व दे तो मतलब उसकी पहचान है। पर अगर हम उसको महत्व देना बंद कर दे तो पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा एक व्यवस्था के सामने, कि हमारी भारत माता है, इसके कुछ चिन्ह है, इसके संस्थान है जिसका हमको सम्मान करना है हमारे संविधान में, तो इनको कहते हैं हम पहचान दे रहे हैं हमारे राष्ट्र को। पर हम हमारे राजनीतिक के जो यथार्थ है, जैसे तिरंगा झंडा है, अशोक स्तंभ है, इनका ही सम्मान न करें तो पहचान का संकट खड़ा हो गया। तो अगर पहचान का संकट है तो मतलब राजनीतिक विकास नहीं हो रहा। दूसरा इन्होंने बताया वैधता का संकट। वैधता का संकट यानी कि जो सरकार है, अगर उसको जनता का समर्थन है तो राजनीतिक विकास है, पर अगर जनता का समर्थन उसको नहीं मिल रहा तो इसको कहते हैं वैधता का संकट वहां पर है ना। तीसरा क्या है? तीसरा कहते हैं जिसको कहते हैं प्रविष्टि का या अंतः प्रवेश का संकट, अंतः प्रवेश का संकट। अंतः प्रवेश का संकट मतलब कि जो ग्राउंड स्तर होता है,
ग्राउंड स्तर तक लोकतंत्र जब नहीं पहुंच पाता, है ना, नीचे के लोगों तक अगर लोकतंत्र नहीं पहुंच पाता तो लोकतंत्र से दूर रहते, तो लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं करते, तो इसको कहते हैं अंतः प्रवेश का संकट। चौथा संकट इन्होंने बताया सहभागिता का संकट। अगर लोग सहभागिता ही नहीं करेंगे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र का विकास कैसे होगा, राजनीति का विकास कैसे होगा? तो सहभागिता का संकट, अगर लोग सहभागिता नहीं कर रहे तो सहभागिता का संकट है, इससे भी राजनीतिक विकास नहीं होगा। पांचवा इन्होंने बताया एकीकरण का संकट। देश में किसी भी देश में बहुत सारे गुट है, बहुत सारे समूह है, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा, धर्म, राजनीति, सबके लोग हैं। तो सोचो ये जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे विचार हैं, अगर इनमें एकीकरण ही ना हो तो क्या है कि राष्ट्र में राष्ट्रीय विकास हो पाएगा? क्या वहां स्थायी सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले एकीकरण करना जरूरी है। अगर एकीकरण का संकट है तो राजनीतिक विकास नहीं होगा। इसके अलावा वितरण का संकट, वितरण का संकट, वितरण का संकट होता है, इसका मतलब कि जो पद है ना, जो संपदा है राष्ट्र की, जो संसाधन है, ये सब लोगों में अगर बराबरी से वितरित हो रही है, देश में ज्यादा अमीर गरीब की खाई नहीं है, एक संतुलन बना हुआ है, अर्थव्यवस्था अच्छे से काम कर रही है, तो राजनीतिक विकास हो रहा है। पर अगर ये नहीं है, ये 6 संकट की पहचान अगर दिखती है और इनको देखकर आपने दूर कर दिया तो राजनीतिक विकास होगा। अगर इनमें से कोई भी बनी है तो राजनीतिक विकास नहीं होगा। ये लुसियन पाई जी ने अपने विचार दिए राजनीतिक विकास को लेकर, है ना। मैं अब लेक्चर छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, है ना। एक ही बड़ा लेक्चर डालने से कहीं ना कहीं आपको देखने में असुविधा होती है, तो छोटे छोटे पार्ट में इकट्ठे एक साथ बनाकर डाल दूंगा ताकि आप एक एक करके देख सके, है ना। तो अब अगले विचारकों को और इस पूरे के पूरे बिंदु को हम अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। इस क्लास को यहाँ रोकते हैं, अगला जो इसके बाद के विचारक है इनको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है।